हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय फिर नई क्लास लेकर आया हूं आपके साथ बायो की। चलिए शुरुआत करते। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से बाइनरी फिशन होता है और ईस्ट बडिंग करता है, हाइड्रा किस तरीके से बडिंग करता है और बाइनरी फिशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स और उनसे रिलेटेड बोर्ड क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे आगे आने वाले बोर्ड में। चलिए शुरुआत करते हैं फिशन के दूसरे टाइप के साथ, एंड दैट इज मल्टीपल फिशन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। इसको बहुत ही ध्यान से समझिए। लेट्स स्टार्ट। Plasmodium, that is the malarial parasite. This malarial parasite is very very important for this multiple fission, very known, जिसे हम कहते हैं notorious, बदनाम। जैसे एक बदनामी में प्रसिद्ध होता है तो उसे हम नोटोरियस कहते हैं, और जो अच्छे कामों में प्रसिद्ध होता है उसे हम फेमस कहते हैं। तो उसी तरीके से ये मलेरिया फैलाने में प्रसिद्ध है, इसलिए इसे नोटोरियस बोलते हैं हम। तो प्लाज्मोडियम, सबसे पहले प्लाज्मोडियम क्या होता है कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, प्लाज्मोडियम develops a three-layered cyst around itself। अपने चारों तरफ तीन लेयर मोटी एक सिस्ट डेवलप कर लेता है। दैट सिस्ट एंड दैट इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग। दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग help to survive in this unfavorable condition. During this time, nucleus and cytoplasm divides multiple time। सिस्ट बन जाने के बाद न्यूक्लियस भी कई बार डिवाइड करता है और साइटोप्लाज्म भी कई बार डिवाइड करता है, और छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं, ये टाइनी सेल्स बनती हैं। दीज आर नेम्ड एज स्पोर्स। These are named as spores. When favorable time will come, this cyst will rupture. These spores come out and develops into new plasmodium. So this is multiple fission. Multiple means many, fission means multiple means many, fission means division. So this division takes place many times, so that's why is named as multiple fission. So it is very very important. I think you have understood well। आप समझ गए होंगे इसे कि प्लाज्मोडियम दैट इज आल्सो नेम्ड एज मलेरियल पैरासाइट होता क्या है, जब इसके चारों तरफ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ये फैमिलियर नहीं है, तो ये अपने चारों तरफ तीन लेयर मोटी सिस्ट डेवलप कर लेता है, और ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है आपका अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइवल के लिए। अंदर ही अंदर ये इसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मल्टीपल टाइम डिवाइड करते हैं और छोटे छोटे सेल्स बन जाती हैं जिन्हें हम स्पोर्स कहते हैं। दीज स्पोर्स व्हेन फेवरेबल टाइम विल कम, cyst will rupture. These spores come out and give rise to new plasmodium. So this is named as multiple fission. I am going to share this QR code
टू जनरेट द नोट्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो ये मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क, लेकिन किसी भी तरीके से मिलेंगे जरूर। सो स्कैन दिस QR कोड फॉर द फ्यूचर नोट्स टू सेव देम एंड repeat them again and again. I think this is enough time. Let's move to next topic, and that next is the another mode of asexual reproduction, and this is fragmentation. जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट मतलब होता है टुकड़ा, यानी कि पीस। अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। देखिए, अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, तो इसमें भी 3 तरीके की वैरायटी आपको मिलेगी। इन दिस वी हैव ओनली प्रिमिटिव टिश्यू लेवल, सेकंड वन वी हैव एडवांस टिश्यू लेवल, and then we have complex body organization, that means there is organ system, and that the organism, यानी कि organism. So in these categories, in this we have hydra, we have planaria, in this we have spirogyra, this is the filamentous algae, and in this human and the higher plants and animals. अब मैंने बच्चों आपको क्यों बताया है ये, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि इसके साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। अभी तक आपका देख रहे हैं कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सबने अपने अपने नए तरीके बना रखे हैं। अभी आपने अमीबा में देखा कि अमीबा जो है स्प्लिट हो गया मैच्योरिटी पर, पेरेंट ही 2 बच्चों में बदल गया, पेरेंट आइडेंटिटी ही खत्म हो गई। यहां पर आपने देखा कि प्लाज्मोडियम, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि प्लाज्मोडियम ने मल्टीपल स्पोर्स डेवलप किए, मल्टीपल टाइम न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में डिवीजन हुआ, एंड दैट लीड्स टू न्यू tiny spores, and these spores, when cyst will rupture, they come out and give rise to new plasmodium. अब यहां हम बात कर रहे हैं फ्रेगमेंटेशन की, तो जो कि है स्पायरोगायरा में, और इसको मैंने एक आपको आउटलुक दिया है। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि देखिए, जो ये अलग अलग मेथड हैं, जैसे अभी हाइड्रा में हमने इससे पहले पढ़ा था बडिंग, और हाइड्रा में हमने एक पढ़ी थी सेल्स, रीजेनरेटिव सेल्स। सो these cells are not found in Spirogyra and human, and in human there is no possibility of cell to cell division। सेल टू सेल डिवीजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशलाइज्ड सेल्स है सबका। यहां पर हमारे अंदर इसमें डिफरेंशिएशन बड़ा गजब है।
differentiation is very complex. Initially, shells may be same, but at their maturity, we have different types of cells. एक ही पर्टिकुलर टिश्यू में हम डिफरेंट तरीके की सेल्स रखते हैं। अभी एक ब्लड की बात करें हम, तो ब्लड में आरबीसीज भी हैं, ब्लड में डब्ल्यूबीसीज भी हैं, ब्लड में प्लेटलेट्स भी हैं। सभी सेल्स हैं, लेकिन सभी एक दूसरे से अलग हैं। आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, डब्ल्यूबीसीज के अंदर होता है, और आपका प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता। ना इनकी शेप एक जैसी है, ना इनका फंक्शन एक जैसा है तीनों सेल्स, हैं तीनों ही ब्लड में, और तीनों फिर भी एक दूसरे से अलग है। अब इस वजह से इस तरीके के सिंपल मेथड्स जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, वो इन ह्यूमन जैसे ऑर्गेनिज्म में पॉसिबल नहीं है, या हायर प्लांट्स और एनिमल्स में पॉसिबल नहीं है। अब आप देख सकते हैं क्या कह रहे हैं यहां यहां ये कह रहे हैं कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज विद रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड्स कैन स्टिल वर्क। अब उसमें आसान मेथड भी काम में आ सकते हैं, जैसे स्पायरोगायरा फॉर एग्जांपल सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस अप टू मैच्योरेशन। जैसे ही मैच्योर, अभी जैसे हमने अमीबा में पढ़ा कि जैसे ही वो मैच्योर हुआ, उसने अपनी दो संतान को जन्म दे दिया, लेकिन वहां पर पेरेंट आइडेंटिटी खत्म नहीं हुई। तो यहां पर वहां खत्म हो गई, यहां पेरेंट आइडेंटिटी खत्म नहीं होगी, पेरेंट अब भी है, और पेरेंट से और उसके टुकड़ों से नए ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गए। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, these pieces or fragments grow into new individual and that method is named as fragmentation। अब यहां पर देखिए बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन पूछा है, जिसका डिस्कशन मैंने बच्चों अभी आपके साथ किया। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। आजकल इन जैसे क्वेश्चन की ही भरमार है। आजकल क्या है कि हम सीबीएसई पहले ऊपर ऊपर तैराता था, अब थोड़ी सी परत खोलनी शुरू कर दी है। तो वो परत खोलने के लिए हमें भी तो तैयार होना चाहिए, डरने की क्या बात है भाई, हम उसका सामना करेंगे, उन सब चीजों को फेस करेंगे और अच्छे तरीके से उस आंसर को पुट अप करेंगे। सो दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यहां किसकी बात हो रही है? यहां पर बात हो रही है इन कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वालों की। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे ब्लड है, ब्लड के अंदर तीन सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसीज भी हैं, आरबीसीज भी हैं, प्लेटलेट्स भी हैं। तीनों भले ही ब्लड की शुरुआत में बनने में तीनों एक ही जगह से ओरिजिनेट हुई हैं, लेकिन जब वो मैच्योरिटी लेवल पर पहुंची, तब जाकर वो डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंशिएट हुई। ये डिफरेंशिएशन बड़े काम की चीज है, यानी कि स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। जो उन्हें काम करना है उसके लिए उनकी स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ, और कहीं जहां वो एक ही सेल के जैसी सेल से डेवलप हुई, लेकिन मैच्योरिटी पर वो पूरी तरीके से अलग हो गई। तो इनके हमारे अंदर ऐसा सेल टू सेल डिवीजन पॉसिबल नहीं है कि फ्रेगमेंट हो जाए, कि हमारी उंगली कट आपका फ्रेगमेंट टुकड़ों में बट गई और इसी उंगली से हमारी नई उंगली या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डेवलप हो गए। दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी हैव द ultimate complex body organization that these Spirogyra like organism don't have. Spirogyra, it's a filamentous algae. That's a filamentous algae. इसके अलावा इसी तरीके के एग्जाम्पल मॉस हो सकता है, दैट्स अ ब्रायोफाइट, ये एक टाइप के प्लांट हैं। और इसी तरीके से ये फर्न हो सकते हैं, दैट्स अ टेरिडोफाइट। तो इस तरीके की ये सिचुएशन इन फिलामेंटस और फॉर्म्स में भी पाई जा सकती हैं। इसके अलावा फिलामेंटस एल्गी का एग्जाम्पल एक आपका कारा भी हो सकता है, एक आपका यूलोथ्रिक्स भी हो सकता है। सो दीज आर मेनी एग्जाम्पल्स, लेकिन ज्यादातर ये आते नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा सा बता रहा हूं ताकि सीबीक्यू यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का अपर लेवल हो, तो आप समझें, उसमें परेशान नहीं हो। तो यहां पर देखिए यही चीज ये कह रहे हैं कि
द दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल, जो भी मैंने आपको बताया, बिकॉज सेल्स आर क्वाइट डिफरेंट, इवन दे आर बिलोंग टू दे बिलोंग टू सेम टिश्यू। ब्लड के अंदर भी, आप बोन्स के अंदर भी देखेंगे, तब भी डिफरेंट तरीके की सेल्स हैं, इसलिए वहां पर दिस इज द रीजन दैट मैनी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन sorry, organism, as we have seen, are not simply a random collection of cells. इनके पास क्या है? Specialized cells are organized as tissue, tissue organized as organs, organs, and then these have the specific position in their body. और उन ऑर्गन्स में अब आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ही देख लीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम, इन माउथ कैविटी वी हैव द टंग, वी हैव द टीथ, then we have the esophagus, then we have the stomach, then we have intestine। क्या सभी का काम सेम है? सभी डाइजेशन कर रहे हैं मिलाकर, लेकिन क्या सभी डाइजेशन के एक ही रोल को प्ले कर रहे हैं? नहीं, सबका रोल अलग अलग है, सबके अंदर सेल्स अलग अलग है। भले ही जब डाइजेस्टिव सिस्टम बनना शुरू हुआ होगा, तब सभी के अंदर वो सेम सेल होगी जिसने सारे डाइजेस्टिव सिस्टम की डिफरेंट सेल्स को बनाया, लेकिन एट मैच्योरिटी दे बिकम क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दैट्स व्हाई दैट इज नेम्ड एज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। सो इन सच कंडीशन, in such a carefully organized situation, cell by cell division will be impractical. Multicellular organisms therefore need to use more complex way of reproduction. So that's a very important question. बहुत बार बोर्ड में आ चुका है, तो मैंने अलग अलग तरीके से आपको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन समझाया, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है ये समझाया, इसके मल्टीपल एग्जांपल्स दिए मैंने आपको, और ये आपको मल्टी सेलुलर को भी तीन कंडीशन में मैंने बताया। देखिए, हाइड्रा के पास रीजनरेटिव सेल्स हैं जो उससे एडवांस स्पायरोगायरा में नहीं है, और जो स्पायरोगायरा में है वो हम में नहीं। तो भैया, जैसा देश वैसा भेष। जिस तरीके के उनके पास बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, तो तरीके भी उनके अलग हैं, हमसे आसान है, लेस एनर्जी कंज्यूम करने वाले हैं, और हमसे, आप देखिए बेटा, अब इस चीज में हम ये कहें कि जी ये प्रिमिटिव है, हम एडवांस है, बहुत सारी चीजें। अब एडवांस क्या करेगा? वायरस केवल एक प्रोटीन कोट है उसके पास प्रोटेक्शन के लिए, और एक जेनेटिक मटेरियल है, पिछले 3 साल से भगा के रख रखा है इस वायरस ने। होने को सेल भी नहीं, ना प्रोकैरियोटिक है ना यूकैरियोटिक है। तो भैया, कहते हैं ना कि हर छोटे से छोटी चींटी की भी इस पर इकोसिस्टम में, इस समाज में एक इज्जत है, एक जरूरत है। तो इसलिए कोई भी काम से बड़ा छोटा नहीं होता, वो किस काम को किस तरीके से कर रहा है उससे बड़ा छोटा होता है। तो हर किसी की इंपॉर्टेंस है, तो यहां पर ये चीज भी बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। तो लेट्स, आई एम गोइंग टू गिव द QR कोड टू हैव द नोट्स, क्योंकि देखो भाई, नोट्स हैं तो आगे के लिए स्टोरेज है, लिखने का आपके पास मेथड है, तो आगे आप किसी भी जंग को जीत सकते हैं। लेकिन अगर लिखने का मेथड नहीं है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप, फिर पार निकलना बड़ा मुश्किल है। तो पार निकलने के लिए इन स्कैन को करना, इन QR कोड को स्कैन करना हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है। मैं समझता हूं दिस इज इनफ टाइम टू हैव दिस QR कोड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब आगे के टॉपिक की बात करते हैं और चलते हैं। देखिए जी, अब अनदर स्ट्रेटजी, फिर एक मजेदार किस्सा हम साथ में जोड़ेंगे, एंड दैट इज नेम्ड एज रीजेनरेशन। ये एक और खास तरीके का अब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आ गया, जिसका नाम है रीजेनरेशन। देखिए जी, अभी मैंने आपको बताया था हाइड्रा और प्लेनेरिया, ये मल्टी सेलुलर्स हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर्स में भी ये वो कैटेगरी हैं जिन्होंने टिश्यू लेवल की शुरुआत करी है। भैया, आप सभी 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहले सेल्स, सेल्स मिलती हैं टिश्यू, टिश्यू मिलते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिलते हैं ऑर्गन सिस्टम। लेकिन यहां पर गाड़ी टिश्यू बन गए हैं, लेकिन टिश्यू बिल्कुल प्रिमिटिव लेवल पर है, उसमें भी एडवांस लेवल नहीं आया है। तो इनके अंदर, जैसे आप देख रहे हैं, ये प्लेनेरिया, सो दैट इज हैविंग द
प्रिमिटिव टिश्यू लेवल। प्रिमिटिव टिश्यू लेवल है इसके पास, और इस प्रिमिटिव टिश्यू लेवल में भी इसके पास बड़ी खास सेल्स हैं जिन्हें हम प्रोलीफरेटिव सेल्स कहते हैं। अब ये प्रोलीफरेटिव सेल्स, आपको एक नया वर्ड देने जा रहा हूं मैं, दीज आर टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट मीन्स have the capacity to develop whole organism। इनके पास पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप करने का स्पेशल लाइसेंस है। आप सपोज कीजिए, जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिखा रखा है, प्लेनेरिया अपना खेल कूद रहा है और अचानक उसका शिकारी उसके सामने आ गए। अब शिकारी सामने आ गया, शिकारी ने जैसे ही प्लेनेरिया के ऊपर हमला किया, सपोज करिए उसको 3 टुकड़ों में उसने बांट दिया। जैसे ही वो खाना खाने उसको खाने वाला था, प्लेनेरिया बचकर निकल गया, या फंस गया ऐसी जगह में कि वो एनिमल नहीं आ पाया, या दूसरी सिचुएशन कि प्लेनेरिया कहीं से गुजर रहा था, किसी शार्प ऑब्जेक्ट से कट गया और वो टुकड़ों में बट गए। अब यहां पर कंडीशन क्या है? इफ ईच कट पार्ट हैज proliferative cell, then it develops whole organism। तो वो पूरे ऑर्गेनिज्म को बदल दे डेवलप कर देगा। आप देख सकते हैं कि इस पार्ट से ये पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया, इस पार्ट से ये पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया, और इस पार्ट से ये पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। एक प्लेनेरिया 3 प्लेनेरिया में डेवलप हो गए, क्योंकि इनके पास क्या है? स्पेशल प्रोलीफरेटिव सेल्स। देखो ये रहा प्रोलीफरेटिव, ये सेल्स स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं इसकी, जो इसके पास पाई जाती हैं। ये इसकी खासियत है, ये इसकी मोनोपोली है, ये इसके पास पाई जाती हैं, और साथ की साथ ये हाइड्रा के पास भी पाई जाती। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जब होता है जब एक्सीडेंटली ये कट हो जाते हैं, अदरवाइज इस मेथड को जनरली अपनाते नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर प्रोलीफरेटिव सेल होगी उस टुकड़े में, तो वो टुकड़ा तब पूरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा। अगर नहीं होगी सो इट विल डाई, तो ये मर जाएगा। तो इस चीज का बहुत समझना जरूरी है। देखिए, मैनी फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। अब फ्रेगमेंटेशन भी बॉडी पार्ट्स था, लेकिन जब हमने बात करी थी तो वो मैच्योर था। तो यहां पर, और वो एक नॉर्मल फिनोमिनन है, मैच्योरिटी पर दे स्प्लिट इनटू पीसेस एंड दिस पीस डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। लेकिन यहां पर अगर समहाउ कट और ब्रोकन समहाउ into pieces, many of these pieces grow into separate individuals। कब? यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये तभी होगा जब ये रीजेनरेटिव सेल या प्रोलीफरेटिव सेल उसके अंदर मौजूद है। अगर उस टुकड़े में ये सेल मौजूद नहीं है तो वो नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया बी कट इनटू नंबर ऑफ पीसेस एंड ईच पीसेस ग्रो इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म एंड दैट इज नेम्ड एज रीजनरेशन। री मीन्स अगेन, जनरेशन मीन्स डेवलपमेंट, दोबारा पैदा होना, दोबारा पूरे ऑर्गेनिज्म का डेवलप होना। अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि इनके पास एक स्पेशल सेल्स हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स, दीज आर प्रोलीफरेटिव सेल्स एंड टेक लार्ज नंबर ऑफ these cells। from this mass of the cells, different cells undergo changes to become various cell types and tissues। These changes take place in organized sequence referred to as डेवलपमेंट। अब यहां पर फिर लास्ट पॉइंट, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज
the source of competency based question. However, regeneration is not the same as reproduction, since most organisms would not normally depend on being cut to be reproduced. अब हम इस चीज का इंतजार करेंगे कोई हमारी उंगली कट कर दे तो हम रिप्रोड्यूस करेंगे? अभी मैंने आपको बताया उंगली कट भी कर देगा तो ये उंगली अगर 20 से मिनट से 30 मिनट तक की स्थिति में वापस हम डॉक्टर के पास पहुंचकर सर्जरी के लिए अवेलेबल कर दिया तो ये उंगली आपकी बच जाएगी। अदरवाइज ये उंगली भी किसी काम की नहीं रहेगी। उंगली से पूरा ऑर्गेनिज्म बनने की तो बात भूल जाओ। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया क्योंकि ये उंगली की जो सेल्स हैं वो हमारे और बाकी हिस्सों की सेल से बिल्कुल अलग है, मैचिंग होने की ही नहीं है। भले ही हमारा शरीर जाइगोट फॉर्म में शुरुआत में सभी एक ही तरीके की सेल से डेवलप हुआ, लेकिन फिर भी सबका मकसद, सबका फंक्शन अलग होने की वजह से सबके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस अपनी अपनी लिमिट पर हुए हैं। दूसरे एक्सेप्शन की बात करते हैं हम। इसके साथ दूसरा एक्सेप्शन है, आपने बहुत बार देखा होगा, छिपकली के पास की तरफ हम आए, छिपकली को लगा कि भाई ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, तुरंत छिपकली अपनी पूंछ छोड़ देती। अब हमारा ध्यान तो पूंछ में लग जाएगा, वो पूंछ हिलती डुलती रहेगी, इतनी छिपकली गायब। अब उसने क्या है, दैट इज द डिफेंसिव स्ट्रैटेजी फ्रॉम द लिजार्ड। अब उसने हमारा ध्यान कहीं और लगा दिया, अपनी पूंछ में, बचने का रास्ता अपने लिए निकाल लिया। लेकिन वापस कुछ दिनों में उसकी पूंछ ही डेवलप होगी, टेल ही नहीं आएगी, पूरी छिपकली डेवलप नहीं होगी। तो इसको हम रीजनरेशन नहीं कह सकते क्योंकि इसने होल ऑर्गेनिज्म को जन्म नहीं दिया है। अब आ जाइए नेक्स्ट एक्सेप्शन पर। बेटा ये बड़े ध्यान से समझते रहिएगा, लिखते रहिएगा, क्योंकि बुक में नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें केवल पढ़ाई के लिए नहीं की जाती। नॉलेज भी एक चीज होती है, एक रेफरेंस भी होता है, एक दायरा भी होता है। हो सकता है आप एनटीएससी देना चाहते हो तो उनमें इस तरीके की चीजें आती हैं, ये कवर करती हैं चीजें ऐसी। नेक्स्ट देखिए जी, स्टारफिश, नाम सुना होगा आपने, सितारा मछली। अब इसमें क्या होता है भाई, अगर इसकी एक आर्म, सपोज कीजिए 5 आर्म होती है, किसी शिकारी ने इसका शिकार किया, इसकी एक आर्म को खा लिया, तो इसकी नई आर्म डेवलप हो जाती है, एक आर्म। लेकिन अगर एक से ज्यादा कट गई तो ये मर जाएगी। अगेन होल ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हुआ, इसलिए ये भी एक रीजनरेशन का एक्सेप्शन है, इसे हम रीजनरेशन में कैलकुलेट, इंक्लूड नहीं कर सकते। अब अपने ऊपर ही आ जाइए, ह्यूमन में भी लीवर ट्रांसप्लांटेशन आपने सुना होगा। तो उस लीवर ट्रांसप्लांटेशन में डोनर से हेल्दी लीवर का पीस लिया जाता है और जो रेसिपिएंट है उसके अंदर उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं और उससे लीवर रीजनरेट हो जाता है, क्योंकि हमारे लीवर के अंदर लीवर से लीवर बनने की कैपेसिटी होती है। तो रीजनरेशन पॉसिबल है केवल लीवर ही। तो आपको मैंने इतने सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए, लेकिन इनमें से केवल रीजनरेशन कौन कर सकता है, हाइड्रा और प्लेनेरिया, क्योंकि उनके पास स्पेशल रीजनरेटिव और प्रोलिफरेटिव सेल्स हैं जो पूरे के पूरे होल ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने की कैपेसिटी रखते हैं। और इसीलिए इनका हमने नाम क्या रखा है, टोटीपोटेंट सेल्स, जिनको, जो सभी तरीके की बॉडी सेल्स को बना सकते हैं। हमारे शरीर में भी सेल्स होती हैं, ह्यूमन के पास भी सेल्स होती हैं। ह्यूमन हैव स्टेम सेल्स, ह्यूमन स्टेम सेल्स आर टोटीपोटेंट। और ये स्टेम सेल्स दो जगह पाई जाती हैं, एक तो जब हमारा एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तब, और दूसरा जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी प्लेसेंटा, जो उसकी आहार नाल, बेसिकली अम्बिलिकल कॉर्ड जो बाहर आती है, उसको भी आजकल लोग प्रिजर्व करवाते हैं। प्लेसेंटल बैंक हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड बैंक्स हैं, जिनमें पूरे साल का किराया होता है, जिसमें आप रख सकते हैं और बच्चे के साथ होने वाली किसी भी आगे होने वाली डिजीज के अंदर उन स्टेम सेल्स का उसको क्योर करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये हमने पढ़ा बच्चों कि किस तरीके से रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन को एक अलग लेवल से हमने समझा,
रीजनरेशन को हमने 10th के लेवल से भी समझा, रीजनरेशन को हमने बोर्ड के लेवल से भी समझा, और रीजनरेशन को हमने एक नॉलेज के लेवल से भी समझा। तो इस तरीके से हमने रीजनरेशन के बहुत सारे मल्टी लेवल ग्रास्प किए, महसूस किए, समझे। अब आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करें ताकि फ्यूचर यूज में आप इसको रख सकें, और इसके लिए बेहतर ढंग से नोट्स बनाएं, इसको प्रिजर्व रखें, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं ये भी मैंने आपको समझाया। सो दैट्स अबाउट रीजनरेशन। इसके बाद बडिंग ऑलरेडी वी हैव डन, बडिंग ऑलरेडी हम कर चुके हैं। बडिंग में हाइड्रा के साथ मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा। इस क्लास में इतना ही। इन सभी के इस क्लास में हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया और उसके साथ रिलेटेड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पर फोकस किया। बेटा हम बहुत कम काम कर रहे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस के साथ कर रहे हैं, आपको क्वेश्चंस के साथ जोड़कर कर रहे हैं। यही मेंटोर जी की खासियत है। इसीलिए मेंटोर जी के साथ जुड़े रहिए, सब्जेक्ट को आसान बनाते रहिए, और बायोलॉजी का डीजे वीजे के साथ यूं ही बजाते रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।